very well. My dear students, in the last class we studied about carbon monoxide and today we are going to study about another gas which is sulfur dioxide gas. लेसन स्टार्ट होने से पहले आई वुड वांट कि आप सब अपनी अपनी बुक्स को अपने सामने ओपन करें पेज नंबर 46 और एंड पेज नंबर 48 के दरमियान में हम फ्लक्चुएट होते रहेंगे बिकॉज वी हैव कंबाइंड बोथ द थिंग्स द सोर्सेज एज वेल एज द प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस जो सोर्सेज एंड गैसेस की वो 46 पेज पर लिखी हैं वी हैव कंबाइंड देम विद द प्रॉपर्टीज जो कि 48 पेज पर हैं ठीक हो गया ओके आज हम जिस गैस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ द सल्फर डाइऑक्साइड गैस लास्ट टाइम हमने जिसके बारे में पढ़ा था दैट वाज कार्बन मोनोऑक्साइड डाइऑक्सल्फर इज बॉन्डेड विद टू ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इसलिए हम इसको कहते हैं डाइऑक्साइड जैसे यहाँ पे है ठीक है सल्फर जो है उसने दो ऑक्सीजन्स के साथ अपना बॉन्ड बनाया होता है इसलिए हम इसको कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस The term dioxide indicates that is having two oxygen atoms combined with sulfur atom. As you can see, the first property of sulfur dioxide gas is it is colorless gas with irritating smell. So sulfur dioxide is a very heavy, colorless, poisonous gas and it has a very pungent, irritating odor, familiar as the smell of a just struck matchstick but more strong. ठीक है ये नेचर में भी पाई जाती है इन वोल्केनिक गैसेस ठीक है I am reading from your page number 48. Okay. Basically बेटा सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होती है जिस तरह आपने जस्ट मैच स्टिक का पता है आपको माचिस का आपने जैसे ही उसको लाइट किया होता है उसी तरीके से जो स्मेल आपको उस टाइम एकदम फ्रेश स्मेल आती है कि चीज़ जलने की वो सल्फर की स्मेल होती है बट इट इज़ मच मोर स्ट्रोंगर इसलिए इसको कहा जाता है कि इट हैज़ अ वेरी इरिटेटिंग स्मेल ठीक है द सेकेंड पॉइंट it dissolves in rainwater and causes acid rain ठीक है सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन भी कॉज करती है अब ये एसिड रेन क्या होती है लेट्स स्टडी अबाउट इट acid rain is basically caused by a chemical reaction that begins when compounds like sulfur dioxide and nitrogen oxides are released into the air. These substances can rise very high into the atmosphere where they mix and react with water, oxygen, and other chemicals to form more acid pollutants, known as acid rain. We will be studying about acid rain in detail in the coming lectures. अब एसिड रेन इस तरह से होता है कि एमिशंस होती हैं आपके व्हीकल से आपकी इंडस्ट्री से कुछ ऐसे किस्म की गैसेस निकलती हैं दैट आर वेरी हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट ये जाती हैं हवा के साथ और हवा में मिक्स होती हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन में मिक्स होती हैं दूसरे वाटर के साथ मिक्स होती हैं और दूसरे केमिकल्स के साथ मिक्स होके ये एक ऐसी रेन कॉज करती है जो कि बहुत एसिडिक होती है जब एसिड रेन बिल्डिंग्स पर पड़ती है तो बिल्डिंग सारी ख़राब हो जाती हैं और प्लस स्किन कैंसर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस के बहुत नेगेटिव उनका नेगेटिव एस्पेक्ट भी हमने देख लिया ठीक है अब थर्ड पॉइंट पे इसकी ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट के बारे में लिखा गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ व्हेन इट इज ब्रीथ्ड इन इट इरिटेट्स द नोज throat and airways to cause coughing wheezing shortness of breath or a tight feeling around the chest those most at risk of developing problems if they are exposed to sulfur dioxide are people with asthma और सिमिलर कंडीशंस अगर किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम ऑलरेडी है और एस्थमा है तो वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज नॉट वेरी गुड फॉर देम ठीक है अब हमने पढ़ ली प्रॉपर्टी सल्फर डाइऑक्साइड की नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द प्रोडक्शन ठीक है ये प्रोड्यूस कैसे होती है इट इज़ बेसिकली प्रोड्यूस बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स ये जो पेट्रोल जलने से कोल जलने से ऑयल जलने से और नेचुरल गैस जलने से जो कि हमारे किचन्स में आती है दे आर द मेन सोर्सेज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस मोरओवर थर्मल पावर प्लांट्स ये जो इमेज बना हुआ है आपके राइट कॉर्नर पे इस तरह के आपने प्लांट्स देखे होंगे दीज आर द थर्मल पावर प्लांट्स they are the largest emitters of sulfur dioxide worldwide. The level of sulfur dioxide released from thermal power plant depends on the amount of sulfur in the coal that is used where the coal used has an average between 0.1 to 3.5% sulfur depending on which type it is used ठीक है सल्फर डाइऑक्साइड की
एमिशन डिपेंड करती है कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं, आप कोल यूज़ कर रहे हैं, आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं, आप नेचुरल गैस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में, ठीक है, फ्रॉम पेज नंबर 46 एंड 48। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो ये डिफरेंट तरह के 7 कंपाउंड्स बना देते हैं, ठीक है, जिनको हम ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कहते हैं। किसी के साथ एक ऑक्सीजन होती है, किसी के साथ 2 होती हैं, इस तरीके से कंपाउंड्स बनते जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का बॉन्ड बना है इस केस में नाइट्रोजन के साथ। लास्ट टाइम हमने देखा था सल्फर का बॉन्ड बना था ऑक्सीजन के साथ, अब बना है नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। Nitrogen oxides are a group of many gases and compounds which are composed of nitrogen and oxygen. जिसमें से सबसे ज़्यादा हार्मफुल, hazardous और poisonous जो gases हैं that are the nitrogen monoxide which is also known as nitric oxide जिसको हम NO कहते हैं, ठीक है। और दूसरा एक ऑक्साइड बहुत हार्मफुल है जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का मतलब होता है, यहाँ पर दिया हुआ है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का मतलब होता है कि नाइट्रोजन का जो बॉन्ड बना है वो एक ऑक्सीजन के साथ बना है। मोनो स्टैंड्स फॉर वन, ऑक्साइड स्टैंड फॉर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का जब बॉन्ड बनता है, उसका लिंक बनता है एक ऑक्सीजन के साथ, उसको हम कहते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। लेकिन जब नाइट्रोजन का लिंक बनता है दो ऑक्सीजन के साथ, उसको हम कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। डाई का मतलब है टू, ठीक हो गया। अब दे आर वेरी टॉक्सिक, जिन इनके बारे में हम देख चुके हैं। सेकेंड लाइन पे आप देखें तो लिखा होगा डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड कॉज एसिड रेन, सिमिलर टू द सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का एक ही तरह से ये रिएक्ट करते हैं, एक ही तरह से एमिशन होती है इनकी, व्हीकल से, ट्रांसपोर्ट, डिफरेंट तरह के ट्रांसपोर्ट से, फिर इंडस्ट्री से एमिशन होती है, फैक्ट्री से एमिशन होती है, और ये जाते हैं हवा के अंदर जिसमें ये वाटर ऑक्सीजन हर किसी के साथ रिएक्ट करते हैं, और जो बारिश होती है तो वो फिर एसिडिक इन नेचर होती है, ठीक है, फिर एसिड की बारिश होती है, यू कैन से दैट, ठीक हो गया। They can rise very much high into the atmosphere. Okay, now we are coming towards the third point, which is their effect on humans. They have very severe effects on lungs and they damages them. I am on page number 48 beta, जहाँ पे lungs की picture बनी हुई है, I am just above that line. The elevated levels of nitrogen oxide can cause very much damage to the human respiratory tract and increase a person's vulnerability to the severity and the severity of respiratory infections and asthma. Long term exposures जब होते हैं तो they can also cause a very harmful lung diseases, ठीक है। जिस तरीके से आप इमेज देख सकते हैं 4.4 on your book, इफेक्ट ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ऑन लंग्स, तो हम देख सकते हैं लंग्स कितने बुरी तरीके से इफेक्ट हुए हुए हैं, ठीक है। ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जस्ट लाइक सल्फर डाइऑक्साइड आर वेरी हार्मफुल। Then we are moving towards the short question answers. I hope सबको नज़र आ रहे हैं और सब अपनी अपनी बुक्स की एक्सरसाइज ओपन करें। पेज नंबर 60, ओके, पेज नंबर 60 ओपन करें। राइट शॉर्ट आंसर, व्हाट आर द मेन एयर पोल्यूटेंट्स, ठीक है। सबसे पहले शॉर्ट आंसर है व्हाट आर द मेन एयर पोल्यूटेंट्स। एयर पोल्यूटेंट्स कौन से हैं मेन, इनके बाद जो जो क्वेश्चन जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वो हम अभी उसकी एक्सरसाइज देखेंगे कि वो एक्सरसाइज में कौन कौन सा क्वेश्चन दिया गया है उससे रिलेटेड। 4.2 पे राइट शॉर्ट आंसर्स में सबसे पहला जो है फर्स्ट पार्ट इज व्हाट आर द मेन एयर पोल्यूटेंट्स। The main air pollutants, as we studied in the last class, are 5 different things. One is carbon monoxide, the other one is sulfur dioxide gas. ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड की डिटेल भी हमने पढ़ ली, इसका इफेक्ट भी हमने ह्यूमन हेल्थ पे पढ़ लिया, प्लस इसकी हमने प्रोडक्शन भी पढ़ ली थी। देन वी हैव दिस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड की गैस के बारे में हमने अभी अभी देखा, एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में भी अभी हमने देखा, जिसके टू जो हैं, जो टू इसके ऑक्साइड्स हैं दैट आर वेरी मच हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। इन्वायरमेंट के लिए ऐसे हार्मफुल होते हैं कि एसिड रेन कॉज करते हैं, और हमारे लिए ऐसे हार्मफुल हैं कि हमारे लंग्स
लंग कैंसर कॉज करते हैं, और जिनको ऑलरेडी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है उनके लिए दे आर मोर हार्मफुल. Then we have chlorofluorocarbons. Chlorofluorocarbons are basically those compounds जो कि क्लोरीन से मिलके बने हैं, जैसे CFCs, इनको CFCs भी कहा जाता है. ये क्लोरीन से मिलके बने हैं, फ्लोरीन से मिलके बने हैं एंड कार्बन से मिलके बने हैं. तो दे आर नोन एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. ठीक हो गया. अब 4 तरह की हमने गैस पढ़ ली. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज कैसे होते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इस तरीके से रिलीज होते हैं, जब हमारे हमारे रेफ्रिजरेटर से रिलीज होते हैं, एयर कंडीशनर्स से रिलीज होते हैं, ठीक है, जो एसी हम लगाते हैं. इसके अलावा जो हेयर स्प्रेज और बॉडी स्प्रेज हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर से छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, उनको हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन वन थिंग इज़ कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी ह्यूमन इन्वायरमेंट को ख़राब करने में. ठीक है, तो ये मैन मेड हमें सब कुछ फेस करना पड़ रहा है. दीज आर ऑल मैन मेड इश्यूज. फिफ्थ नंबर पे एक गैस है पॉइजनस गैसेस प्रोड्यूस ड्यूरिंग डिके ऑफ ऑर्गेनिक डेड मैटर. अगर आप किसी ह्यूमन बॉडी को प्लांट डेड होता है तो ये ऑर्गेनिक मैटर होता है. ठीक है, बेसिकली दिस इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसलिए हम इसको ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं. ऑर्गेनिक का जो लफ्ज़ होता है जब भी कहीं पे यूज़ हो तो इट इज़ फॉर द कार्बन एंड हाइड्रोजन. ये दो एलिमेंट्स की वजह से जो बॉडी बनती है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक है ये. ठीक है, जब नेचुरल मैटर की डेथ होती है तो कुछ ऐसी गैसेस निकलती है जो कि अगेन ये हमारी इन्वायरमेंट के लिए और ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है. एंड पार्टिकुलेट मैटर के बारे में आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर. पार्टिकुलेट मैटर वो मैटर होता है जो कि हवा में ठहरा हुआ होता है, जैसे कि स्मॉग थी. ठीक है, आपको फील होता था कि हवा में बिल्कुल कोई चीज़ नीचे की तरफ बैठी हुई है. ठीक है, मतलब आप जब आपको ऑफ कर दिया जाता था, आपकी विजिबिलिटी कम हो जाती थी, तो ये आपको डिटरमिन करता है कि इट इज़ पार्टिकुलेट मैटर जो है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, इजीली आपको ऑफ कर दिया जाता था. इरिटेटिंग इन स्मेल और दे आर द इरिटेटिंग फॉर आईज. ठीक हो गया. तो ये 5 जो है मेन एयर पोल्यूटेंट्स है जिनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके थे एंड आई जस्ट रिपीटेड. देन 4.2 का जो पार्ट नंबर 9 है, काइंडली मार्क ऑन योर बुक्स. हमने 4.2 का फर्स्ट पार्ट कर लिया एंड देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द 9th पार्ट. सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पोल्यूटेंट फ्रॉम वेयर इट डज एंटर द एनवायरनमेंट. ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में हमने अभी पढ़ा है, तो हम बता सकते हैं कि ये इन्वायरमेंट इनकी इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है. इसकी प्रोडक्शन ऐसे होती है कि जो हम फैक्ट्रीज और हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर से हम जो ऑयल बर्न करते हैं, जो फ्यूल्स बर्न करते हैं, उसकी जो ऊपर से एमिशंस होती हैं, जो धुआं उठता है, उसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है. आपने अक्सर जब रोड पर ट्रैवल कर रहे होंगे तो आपने अक्सर देखा होगा साइड पर बहुत से फैक्ट्रीज में से ब्लैक कलर का धुआं उठ रहा होता है. ठीक है, ये हार्मफुल केसेस हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट कर रही हैं. दीज आर ऑल मैन मेड इश्यूज. ठीक है, सेकंड पॉइंट पे हम देखते हैं कि किस तरह निकलता है. अगेन थर्मल पावर स्टेशन जिनके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. ठीक है, इनसे जो स्मोक निकलती है, इनके अंदर भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है. द आंसर इज ऑल्सो नोटेड ऑन योर पेज नंबर 46. ठीक है, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, नहीं लास्ट पैराग्राफ, सॉरी, लास्ट पैराग्राफ एंड वेरी फर्स्ट लाइन. ठीक है, सल्फर लास्ट पैराग्राफ की पेज 46 पे लास्ट पैराग्राफ है. लास्ट पैराग्राफ की सबसे पहली लाइन है, सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल और ऑयल इन फैक्ट्रीज. स्मोक रिलीज फ्रॉम थर्मल पावर स्टेशन यूजुअली कंटेन्स सल्फर डाइऑक्साइड. बिल्कुल वही बात आपकी स्लाइड पर भी दी गई है. जिसने स्लाइड से आज क्वेश्चन आंसर्स नोट करने हैं, बिकॉज आई विल बी गिविंग यू होमवर्क, तो वो स्लाइड से कर ले. जिन्होंने बुक से देखने वो बुक से देख लें. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4.2. Sorry, it is question number 4.3. ठीक है, I'll change it. Question number 4.3 को भी आप मार्क कर लें. ठीक है, it describes the adverse effects of carbon monoxide on human organ system. ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम पे कार्बन मोनोऑक्साइड के इफेक्ट्स के बारे में बताना है. इट इज 4.3. ठीक है,
कार्बन मोनोऑक्साइड अफेक्ट्स ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स वेरी बैडली। हेडेक होती है, ब्रेन डैमेज होता है, रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं। ठीक हो गया। हमने कल इनके बारे में डिटेल में देख लिया था। इट रीचेस ब्लड, बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन एंड रिड्यूसेस इट्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। अब हमारे इन्वायरमेंट में फॉर एग्जांपल दो मॉलिक्यूल्स हैं तो बहुत से मॉलिक्यूल्स, लेकिन इस टाइम हम सिर्फ दो मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करेंगे। वन इज ऑक्सीजन एंड द अदर वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड। दोनों हमारे अंदर इनहेल हो रहे हैं, हम दोनों को अंदर अपने लेके जा रहे हैं। ठीक है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है इट इज़ वेरी क्लेवर। ठीक है, वो बहुत क्लेवर मॉलिक्यूल है। वो फौरन से जाता है और ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, उसके साथ फौरन जाके जुड़ जाता है। ठीक हो गया। अब जब वो जुड़ जाएगा तो ऑक्सीजन की जुड़ने की जगह ही नहीं रहेगी, क्योंकि ऑक्सीजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर बोथ फाइटिंग फॉर द सेम पोजीशन। वो एक ही पोजीशन के लिए फाइट कर रहे हैं कि ऑक्सीजन के साथ उस कंपाउंड के साथ जाके अटैच होना है। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर बोथ फाइटिंग। फाइट में कार्बन मोनोऑक्साइड ऑलवेज विन, क्योंकि उसकी जो क्लेवरनेस की वजह से उसकी बाइंडिंग जो कैपेबिलिटी होती है दैट इज वेरी मच मोर देन ऑक्सीजन। तो वो फौरन से जाके आपके ब्लड के साथ अटैच हो जाता है। ब्लड में जो हीमोग्लोबिन, जब ब्लड के साथ उसने अटैच हो जाना है तो फिर ऑक्सीजन की अटैच होने की जगह ही नहीं रहेगी। ठीक हो गया। तो जो हमारे बॉडी में जो हमें बार बार सेल्स चाहिए होते हैं, ठीक है, बार सेल्स को हमें बार बार ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, हर बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन चाहिए। जब ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं रही, उसकी जगह कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंच जाए तो फिर हमारी बॉडी पे इफेक्ट तो पड़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। हर सेल को ऑक्सीजन लाजमी चाहिए होती है सरवाइव करने के लिए। जब ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचती फिर हमें मल्टीपल इश्यूज से फेस करने पड़ते हैं। ठीक है। आई होप यू आर लिसनिंग टू मी माइकल। Then, exposure to moderate and high levels of carbon monoxide over a long period of time has also been linked with the increased risk of heart diseases. ठीक है, हार्ट के साथ जो डिजीजेस रिलेटेड है, ठीक है, बहुत सी हार्ट के साथ जो जैसे कि एनीमिया होता है, थ्रोम्बोसिस होता है, बहुत सी डिजीजेज रिलेटेड है। इनमें से एक कॉज करती है कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग। ठीक है। ज़ाहिर बात है, जब हार्ट को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो ये तो हार्ट डिजीजेस तो कॉज होंगी फिर। ठीक है। तो आपका ये जो आंसर है इट इज़ नोटेड ऑन पेज नंबर 48। ठीक है। पेज नंबर 48 सब अपनी अपनी बुक्स पर देखें। पेज नंबर 48 का फर्स्ट पैराग्राफ अंडर द हेडिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड पॉइजनस गैस है। ह्यूमन हेल्थ पे कैसे इफेक्ट करती है ये सारा आगे लिखा हुआ है। ठीक हो गया। ये सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पेज नंबर 48 पर लिखा हुआ है। एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स, अब हमने जितना पढ़ा उससे रिलेटेड एक्सरसाइज क्वेश्चंस तीन जो थे वो हमने कर चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको याद करना और इसको समझना दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सबसे पहले आप आ जाए, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ। दिस इमेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम योर बुक पे, फिगर 4.5 है बेटा, ऑन पेज नंबर 49। ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इन्वायरमेंट पे बहुत हमें इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। ठीक है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, एक्सटेंसिव यूज ऑफ व्हीकल्स, एरोसोल्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इवन डिफॉरेस्टेशन आर अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट बैडली। ठीक है। दीज आर ऑल द मैन मेड इशूज़। बहुत जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारी डिमांड फॉर मोर वाटर, फॉर मोर लैंड, फॉर मोर ट्रांसपोर्ट, फॉर मोर फर्नीचर, हर चीज़ के लिए बढ़ती ही जा रही है। ठीक है। और जब डिमांड बढ़ती जाएगी तो जाहिर बात है वी विल गो टू द फॉरेस्ट, हम वहाँ से दरख्त काटेंगे, हमारे फॉरेस्ट भी ख़त्म हो जाएंगे। इस तरीके से पानी भी साफ़ जो है वो भी ख़त्म होता जा रहा है। ठीक है। तो जब ये फॉरेस्ट ख़त्म होते जाते हैं तो जो फॉरेस्ट और ट्रीज़ की कैपेबिलिटी होती है इन्वायरमेंट को के टेम्परेचर को स्टेबलाइज करने के लिए वो भी ख़त्म होती जा रही है। ठीक है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट होता कैसे है। एज यू माइट एक्सपेक्ट फ्रॉम द नेम, द ग्रीन हाउस इफेक्ट वर्क्स लाइक अ ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस क्या होता है, आपने कभी कभी ट्रैवल करते हुए
कहीं आप दूर इलाकों में ट्रैवल कर रहे हो और विलेजेस में के पास आपने देखा हो कि एक ग्रीन हाउस सा लगा होता है, ठीक है, उसके अंदर प्लांट्स को ग्रो किया जाता है सूटेबल एनवायरनमेंट में कि वो जल्दी जल्दी ग्रो करे। इसके बारे में आपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा होगा। Greenhouse is a building with glass walls and glass roof, ठीक है। It is used to grow plants such as tomatoes and other flowers जो कि उस एरिया में ग्रो नहीं किए जा सकते, बट बिकॉज ऑफ द परफेक्ट कंडीशंस ऑफ अ ग्रीन हाउस वहाँ पे आर्टिफिशियल रेन दी जाती है, आर्टिफिशियल कार्बन डाइऑक्साइड दी जाती है, हर चीज़ आर्टिफिशियली प्रोवाइड की जाती है। और जब हीट अंदर आती है तो वो सन से हीट जब ग्रीन हाउस की वॉल्स के थ्रू अंदर तो आ जाती है लेकिन वो फिर बाहर नहीं निकल सकती, ठीक है। इन सब वजह की इस वजह से उसका जो टेम्परेचर है वो हाई रहता है। इवन एट नाइट टाइम भी गैस तो वो हीट तो अंदर ही है तो वो तो निकल नहीं रही है, तो इवेंचुअली टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई ही रहता है। A greenhouse stay warm inside even during the winter. In the daytime, sunlight shines into the greenhouse and warms the plant and air inside. At night time, it is cooler outside, but greenhouse stays pretty warm inside. That's because the green walls of the greenhouse trap the sun's heat. उन्होंने heat को trap कर लिया। Similarly, हमारे अर्थ के साथ भी यही होता है। आप एक छोटा सा हाउस कंसिडर करें जिसके अंदर से सनलाइट आती है लेकिन बाहर नहीं जाती, और लेकिन हमारे अर्थ की थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होती है। जैसे कि आप इमेज से देखिए, सनलाइट आ रही है, अर्थ तक पहुंच रही है, ठीक है, और इसने अर्थ को वार्म रखने के लिए ये अर्थ के इधर ही रहेगी, ठीक है। लेकिन बहुत सी जो हीट होती है, ठीक है, वो वापस भी एटमॉस्फेयर में चली जाती है। गैसेस इन द एटमॉस्फेयर सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, gases in the atmosphere, such as carbon dioxide, trap heat just like glass roof of a greenhouse. These heat trapping gases are known as greenhouse gases. Greenhouse gases बेटा वो gases होती है जो कि sun की heat जो होती है वो अपने अंदर absorb कर लेती हैं, और जिनकी वजह से जो atmosphere का temperature है, ठीक है, जो हमारी environment का temperature है जो हमें feel होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से होती हैं? दे आर द वन दैट हैव बीन रिटन इन येलो कलर, ठीक है, ऑन योर स्लाइड। Greenhouse gases include water vapor, carbon dioxide, methane, nitrous oxide, ozone, and some other artificial chemicals such as chlorofluorocarbons. इनके बारे में बहुत से केमिकल्स का हम जानते हैं, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड का जानते हैं, वाटर वेपर इज बेसिकली वाटर, ठीक है। हम मीथेन का नहीं जानते, मीथेन इज अ लार्ज constituent of natural gas. Then we have nitrous oxide, ओजोन होती है, ओजोन के बारे में हम बहुत डिटेल में अभी पढ़ेंगे। Then we have the artificial जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। ये सब ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नेचुरली कि उन्होंने अपने अंदर सनलाइट को ट्रैप करना है और उन्होंने अर्थ का जो टेम्परेचर है वो वार्म रखना है, वरना यहाँ पे कोई भी सर्वाइवल ना हो पाता। गॉट इट? देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स a point. Okay. During the day, sun shines through the atmosphere. Earth's surface warms up in the sunlight. At night, Earth's surface cool, releasing heat back into the air. ठीक है, रात को अर्थ का सरफेस जो है वो कूल डाउन होता है और जो हीट है that goes back into the air. But some of the heat is trapped by greenhouse gases in the atmosphere. That is why our Earth is slightly warm and cozy. ठीक है, और यहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर है ये 33 डिग्री से लेकर 58 डिग्री तक रहता है, 38 डिग्री सेल्सियस तक और 58 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है, ठीक है। नॉर्मली 14 से 13 के दरमियान में टेम्परेचर रहता है ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेस। अब ये तो नेचुरली तरीका था जो हम देख रहे हैं कि अर्थ को वार्म अप करने के लिए, इसको हीट अप करने के लिए ज़रूरी है ताकि ह्यूमन सर्वाइवल हो, वरना तो ठंड ही बहुत हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ह्यूमन इफेक्ट ने इस चीज़ को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। इसको हम कहते हैं इनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। ह्यूमंस ने टोटली इस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया क्योंकि जब हमारे गैसेस की एमिशन ज़्यादा होने लग गई, ठीक है, हमारे ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होने लग गई, हमारे यहाँ पे फ्यूल्स की बर्निंग ज़्यादा होने लग गई, डिफॉरेस्टेशन होने लगी। डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट की कटिंग, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होने लग गई, हर चीज़ ज़्यादा अमाउंट में निकलना शुरू हो गई। केमिकल्स हम देखते हैं पानी में निकलते हैं, और फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, and no one is there to take
केयर ऑफ देम, ठीक है, प्रॉपर डिस्पोज करने के लिए जगह ही नहीं है। तो जब ये चीज़ें इंक्रीज होती जा रही हैं, गैसेस का रिलीज भी इंक्रीज होता जा रहा है। जब गैसेस का रिलीज इंक्रीज होता जाएगा तो जाहिर ही बात है सनलाइट जब अर्थ तक पहुंचती है तो वो ज़्यादा ट्रैप होगी। जो मॉलिक्यूल, जो ग्रीन हाउस गैसेस जिनका पहले काम था कि उन्होंने अर्थ को वार्म करना है किस तरीके से कि जैसा जो सनलाइट गिरती है उसको ही अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है, और वो वहाँ पे स्टिक रहती है और इस तरीके से हमारे जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर काफ़ी वार्म रहता है। लेकिन अब गैसेस ज़्यादा होती जा रही है, ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब होती जा रही है, जिसकी वजह से जो हमारा इफेक्ट है ग्रीन हाउस का वो भी इंक्रीज होता जा रहा है और अर्थ का जो टेम्परेचर है वो अब बहुत डेडली हद तक, बहुत हार्मफुल हद तक इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन है नासा जो कि स्पेस को डील करती है। इट हैज ऑब्जर्व्ड इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन आवर एटमॉस्फेयर। Too much of these greenhouse gases can cause Earth atmosphere to trap more and more heat. This causes Earth to warm up. ठीक हो गया? अब हमने इसके बारे में ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखते हैं ग्रीन हाउस से रिलेटेड, रादर ये हम बाद में करेंगे बिकॉज इट्स द 4 पार्ट्स पे ये डिवाइड हुआ हुआ है। ओके, आई होप आई एम ऑल क्लियर। अपने अपने रिएक्शन भी मुझे शो करके बताएं दैट आई एम ऑल क्लियर।